नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, तो टॉपिक आपका होगा जो एसएससी जीडी के लिए आप टॉप 20 सीरीज कर रहे हैं। तो इसमें मॉक टेस्ट के माध्यम से आप 20 क्वेश्चन लगाते हैं और उसमें अपना प्रदर्शन देखते हैं कि इसमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ। तो आप आए मेरे साथ जुड़ें और जो आज का मॉक टेस्ट है इसे आप करें मेरे साथ। तो आप सभी हल करने का प्रयास करेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को। तो निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? प्रथम क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। चैतन्य, शंकराचार्य, तुकाराम, नामदेव। अब आपको बताना है कमेंट करके निम्न में से आपका कौन सा सही है। शिवाजी आपने पढ़ा होगा, मराठा साम्राज्य के जो शासक है कौन थे? शिवाजी। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये बहुत आता है कि अष्ट प्रधान क्या है? क्वेश्चन अष्ट प्रधान क्या है? क्वेश्चन आपका अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान शासन काल किसके शासन काल को बोलते हैं? शिवाजी। और अष्टदिग्गज आप पढ़ते ही हैं कृष्ण देव राय। तो आपको याद रखना है इनमें से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कौन आपका? तुकाराम। कौन है? तुकाराम। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको इसमें से बताना है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। तो आपने पढ़ा होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया और उसके तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? तो आपको इसमें से बताना है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछ रहा है कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। अगर इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर, गवर्नर अगर खाली पूछ रहा है तो गवर्नर आप याद रखेंगे बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछ रहा है तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से किसको बनाया गया? ये बनाया गया जी वारेन हेस्टिंग्स को। किसको बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को। उसके बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल पद समाप्त कर दिया और भारत का गवर्नर जनरल पद बनाया गया और 1833 चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसको बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इनको आप याद रखेंगे सभी को। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। फिर 1857 की क्रांति में गवर्नर जनरल पद फेल हो गया। रानी के प्रतिनिधि के रूप में एक नया पद बनाया गया, उसे बोलते हैं वायसराय। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। 1858 अधिनियम में लॉर्ड कैनिंग बना। उसके बाद आप पढ़ते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो इसमें आपने पढ़ा होगा लॉर्ड माउंट बैटेन। कौन बना? लॉर्ड माउंट बैटेन। ये आपने पढ़ा है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय पूछे तो कौन है? सी राजगोपालचारी। कौन है आपका? सी राजगोपालचारी। तो इसे आप याद रखेंगे, ये इससे आपसे संबंधित क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा, गणित, राजनीति, वास्तुकला। आपको बताना है कमेंट करके चरक संहिता किससे संबंधित है। तो चरक संहिता आप सब जानते हैं। चरक संहिता किससे संबंधित? आपका चिकित्सा से। किससे? चिकित्सा से। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर आपके चरक। कौन है इसके राइटर? चरक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? आपको बताएं जो आपके शासक दे रखे हैं शेरशाह सूरी, अकबर है, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा आपका क्रम सही है। तो जैसा आप देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश ये दिल्ली सल्तनत काल के हैं। और उसमें भी इल्तुतमिश तो आपने पढ़ा होगा गुलाम वंश। गुलाम वंश में जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कुछ समय के लिए आराम शाह, और फिर कौन बनता है शासक? इल्तुतमिश। तो पहले कौन आ जाएगा? पहले आ जाएगा इल्तुतमिश। तो नंबर 4 आपका हो गया। फिर आपने पढ़ा गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश आपका आता है। तो खिलजी वंश का शासक यहाँ पे कौन दे रखा है? अलाउद्दीन खिलजी। तो फिर कौन आ जाएगा? 3। और अकबर और शेरशाह सूरी में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकबर आपने पढ़ा है। अकबर के पिता कौन है? हुमायूं। और हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य आपने युद्ध लड़े होंगे, चौसा का युद्ध और आपका कन्नौज का युद्ध 1540। तो ये जो युद्ध आपने पढ़े हैं तो आपको याद रखना है। फिर कौन आ जाएगा? शेरशाह सूरी। और उसके बाद कौन आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा अकबर। तो 4 3 1 2 ये आपका सही क्रम है। क्लियर हो गया। आपसे पूछ चांदी का टका, तांबे का जीतल किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने। पढ़े होंगे आपने। शेरशाह सूरी ने कौन सा चलाया? रुपया और दाम नामक सिक्का किसने चलाया? शेरशाह सूरी ने। इलाही किसने चलाया था? इलाही आपने किसने चलाया? अकबर ने।
याद रखेंगे। दास प्रथा का अंत किसने किया? अकबर ने। जजिया कर की समाप्ति किसने की? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने। इबादत खाने का निर्माण किसने कराया? अकबर ने। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्लियर हो गया। और आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसने पूरे भारत में, जबकि इससे पहले किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? WC बनर्जी हैं, सुरेंद्र दास बनर्जी हैं, दादा भाई नेहरूजी हैं, फिरोज शाह मेहता है। बताएंगे सभी कमेंट करके। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? नॉर्मल क्वेश्चन है, पढ़ा होगा आपने। ग्रैंड ओल्ड मैन या भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो आंसर आपने पढ़ा होगा दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी। कांग्रेस पार्टी के दूसरे सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेहरूजी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1915 से 1916 किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आपकी शुरू हुई? तो आपको बताना होम रूल लीग। तो होम के जो रूल है, होम के रूल, घर के रूल तिलक जी के बेस पर चलते हैं, ऐसे याद रखेंगे। तिलक जी के बेस पर चलते हैं। किसके बेस पर चलते हैं? तिलक जी के बेस पर चलते हैं। तिलक से बन जाएगा बाल गंगाधर तिलक, बेस से बन जाएगा एनी बेसेंट। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ये वाला, एनी बेसेंट। और कौन है? लोकमान्य तिलक। क्लियर हो गया। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन जोड़े सही नहीं है? तो आपको बताना है शक संवत की शुरुआत 78 AD का मतलब है ईस्वी, ठीक है, हिंदी में ईस्वी। औरंगजेब की मृत्यु 1809, ये आपको बताना है। उसके बाद आपका कलिंग युद्ध 261 AD। और आपका मुस्लिम युग की शुरुआत है हिजरी संवत 622 AD। बताएंगे सभी कमेंट करके बताएं निम्न में से आपका कौन सा सही नहीं है? बताएंगे सभी। इसमें आपको याद रखना है, जैसे शक संवत की शुरुआत है, ये तो आप पढ़ते हैं। तो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में आपकी हुई थी। और 78 ईस्वी में किसने की थी? ये कनिष्क ने। किसने की थी? कनिष्क ने। तो कनिष्क जब राजगद्दी पर बैठा उस समय आपका शक संवत की शुरुआत की गई 78 ईस्वी। जबकि अगर आपसे पूछा जाए शक संवत को राष्ट्रीय पांचांग या कैलेंडर के रूप में भारत सरकार के द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 मार्च 1957। और एक और संवत है, एक संवत है आपका विक्रम संवत। कौन सा संवत है? एक का नाम है विक्रम संवत। तो विक्रम संवत की अगर आपसे शुरुआत पूछ रहा है तो 57 BC में। किसने की थी? 57 BC में। तो उज्जैन का एक शासक था आपका, तो उसको आपको याद रखना है विक्रमादित्य, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। तो कौन सा संवत चलाया था? विक्रम संवत। तो उज्जैन का शासक था विक्रमादित्य, स्थानीय शासक था, उसने आपका विक्रम संवत की शुरुआत की थी 57 BC। और आपसे पूछे शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में। क्लियर हो गया। औरंगजेब की मृत्यु, तो औरंगजेब की मृत्यु हुई है जी 1707। कब हुई है? 1707। आपका क्लियर हो गया, 1707। नेक्स्ट कलिंग युद्ध आपने पढ़ा होगा 261। क्या है? 261 AD नहीं है, 261 BC है। कलिंग युद्ध आपने पढ़ा होगा। तो अशोक के समय में अशोक ने जो आपका कलिंग का शासक था नंदराज, उसको पराजित किया। मुस्लिम लीग की शुरुआत 622 सही है। शक संवत इसमें सही था। तो ये 2 गलत है इसमें, औरंगजेब की मृत्यु और कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध 261 AD नहीं है, 261 BC है, ईसा पूर्व है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया? डू एंड डाई, करो या मरो। आपने पढ़ा होगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा सब आप जानते हैं, किसने दिया था? तो ये दिया था आपका महात्मा गांधी। किसने दिया था? महात्मा गांधी। क्लियर हो गया। जबकि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है? इसे आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए भारत छोड़ो का नारा, भारत छोड़ो का नारा ये किसने दिया? इसे आप याद रखेंगे, यूसुफ मेहर अली। कभी आप इसमें भी गांधी जी लगा दें तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो याद रखेंगे भारत छोड़ो का जो आपका नारा है ये किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। निम्न का मिलान करें, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है। निम्न का मिलान करें, तो आप बताएंगे ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज आपने पढ़ा होगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय।
रामकृष्ण मिशन के कौन है? स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज के कौन है जी? आर्य समाज अगर आपसे पूछ रहा है, आर्य समाज के कौन है? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के कौन है? दयानंद सरस्वती। और सत्य शोधक समाज, सत्य की ज्योति हमेशा जलती है, तो याद रखेंगे इसके कौन है? ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले। क्लियर हो गया, ये आपने पढ़ लिया जी, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाल पल बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? रावी है, व्यास है, झेलम में, चिनाब है। सलाल पन बिजली परियोजना, सलाल पन बिजली परियोजना आप बताएंगे किस नदी पर स्थित है? तो आप पढ़ेंगे रावी, व्यास, झेलम, चिनाब। बताएं कमेंट करके किस पर आपके स्थित है। सलाल पन बिजली परियोजना की अगर बात करें तो कौन सी नदी पर? आपका चिनाब। कौन सी नदी आपकी? चिनाब। और चिनाब नदी पर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। तो याद रखेंगे कहाँ पर? आपका जम्मू कश्मीर। क्लियर हो गया। उरी पन बिजली परियोजना कौन सी नदी पर है? झेलम। दुलस्ती परियोजना भी कौन सी नदी पर? आपका झेलम। याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत विश्व होता है 18 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च या 23 सितंबर। इनमें से आपको बताना है कि बसंत विश्व कब होता है। एक बसंत विश्व होता है और एक आपका शरद विश्व होता है, दोनों आपको याद रखने चाहिए। बसंत विश्व, बसंत विश्व आपका क्या होता है? तो आपको याद रखना है बसंत विश्व क्या है। तो बसंत विश्व कब होता है? बसंत विश्व तो होता है आपका 21 मार्च को। और आपसे पूछे शरद विश्व, शरद विश्व कब होता है? शरद विश्व अगर आपसे पूछ रहा है तो ये कब होता है? आपका 23 सितंबर को। कब होता है? 23 सितंबर। शरद विश्व कब होता है? 23 सितंबर को। और बसंत विश्व कब होता है? 21 मार्च को। क्लियर हो गया, कब होता है? 21 मार्च। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताएं एल्यूमिनियम, इस्पात, जस्ता, तांबा। बताएंगे सभी कमेंट करके बताएं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना, तो राजस्थान का जो खेतड़ी क्षेत्र है ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तांबा। आप पढ़ते हैं क्यूपराइट किसका एस्क है? तांबा का एस्क है, क्यूपराइट। नेक्स्ट आगे, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ये आपके सामने ऑप्शन है पट्टाभी सीतारमैया, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से किसे आपका प्रस्ताव आपका दिया गया। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, सभी कमेंट करके बताएंगे जी कि इनमें से आपका कौन सा सही है। कमेंट करेंगे, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है 1939 का ये जो अधिवेशन है ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ आपका त्रिपुरी। कहाँ पे हुआ? त्रिपुरी में हुआ। त्रिपुरी में ये अधिवेशन हुआ। इसमें 2 प्रत्याशी थे, एक तो थे, एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस और एक थे पट्टाभी सीतारमैया। तो ये गांधी जी के समर्थित प्रत्याशी थे। चुनाव हुआ, चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर दिया। उसके बाद में गांधी जी से विवाद हुआ और गांधी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फिर इसमें ये बात आई कि अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसके बाद में इसकी जो अध्यक्षता वो किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। इनमें से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी नदी हैं जो हिमालय से निकल करके और आपका अपवाह तंत्र बनाती हैं। कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। कावेरी नदी आपने पढ़ा होगा, कावेरी नदी, कावेरी नदी आप पढ़ते हैं तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपकी कुर्ग। और कुर्ग कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं, हिमालय, हिमालय आपको उत्तर में स्थित है। गंगा आपने पढ़ा है, ये आपका सही है, एक तो इसमें गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र, ये भी आपका सही है। और गोदावरी आपने पढ़ा है, गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र, यहाँ से आपके निकलती हैं। तो इसमें आपको 2 याद रखने, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये आपके हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं। क्लियर हो गया, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा आपने पढ़ा होगा गोमुख हिमानी से, और ब्रह्मपुत्र आपका मानसरोवर झील के पास एक स्थान है चेमयुंग डुंग, वहाँ से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश, असम राज्य में बहने के बाद
फिर आपकी कहाँ चली जाती है, ये चली जाती है बांग्लादेश में। आपने पढ़ा भी होगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो कौन सी नदी ने बनाया, ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप है, कौन से राज्य में, असम में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे, बैंक दर का अर्थ क्या है। बैंक दर अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर। इनमें से आपको बताना है कमेंट करके कि कौन सा सही है। बैंक दर, बैंक दर के बारे में आप बताएंगे। आप 3 याद रखेंगे इसमें, एक तो होती है जी बैंक दर, एक तो होती है बैंक दर, एक होती है जी रेपो दर, और एक होती है जी रिवर्स रेपो दर। ये 3 आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक होती है रिवर्स रेपो दर, क्या होती है, रिवर्स रेपो दर। तो ये 3 आप याद रखेंगे, रिवर्स रेपो दर। तो इनमें आपको याद रखना है रिवर्स रेपो दर। बैंक दर क्या है, जब आरबीआई बैंक अन्य व्यापारिक बैंकों को, अन्य व्यापारिक बैंक आपका कोई भी हो सकता है, तो इसको जब आपका लंबे समय के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, कैसे समय के लिए, लंबे समय के लिए, दीर्घ अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, तो यह दर क्या कहलाएगी, यह कहलाएगी आपकी बैंक दर। क्या कहलाएगी, बैंक दर। उसके बाद में रेपो दर के बारे में याद रखना है, जब आरबीआई बैंक अन्य बैंकों को कम समय के लिए या अल्प समय के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, तो यह दर क्या कहलाएगी, यह कहलाएगी आपकी रेपो दर। कम समय के लिए जब देगा, आपका याद रखना है रेपो दर। और रिवर्स रेपो दर आप याद रखेंगे, जब अन्य बैंक क्या है, जब अन्य बैंक अपना अतिरिक्त जो धन है आरबीआई के पास जमा कर देते हैं, तो आरबीआई उस ब्याज के रूप में जो उनको आपका जमा कराएगा या उनको देगा, वो क्या कहलाएगा, रिवर्स रेपो दर। क्या है आपका, रिवर्स रेपो दर। देखेंगे आगे, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा कहाँ पर है, तो आप पढ़ेंगे काजीरंगा, सब जानते हैं काजीरंगा कहाँ पर है, असम। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, काजीरंगा। कौन सा है, काजीरंगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो 3 आपने अर्थव्यवस्था पढ़ी है प्रमुख रूप से, मिश्रित, पूंजीवादी और एक समाजवादी। तो जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसका यही आपका कार्य होता है कि आपका क्या है, निजी संसाधन के अधिकार आपके होंगे और प्रमुख उद्देश्य क्या होगा, अधिकतम लाभ अर्जित करना। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, ठीक है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, तो भारत के राष्ट्रपति, वित्त सचिव, आरबीआई गवर्नर, वित्त मंत्री। इसके बाद में आपका एक क्वेश्चन और अवशेष है, उसे और देख लेंगे, जल्दी आपका मॉक टेस्ट पूरा होने वाला है। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, भारत के राष्ट्रपति, वित्त सचिव, आरबीआई गवर्नर। तो आपको याद रखना है क्या है, 1 रुपये के नोट को छोड़कर जितने भी आपके नोट हैं उन सब पर किसके हस्ताक्षर मिलेंगे, उन पर मिलेंगे आरबीआई गवर्नर के। किसके हस्ताक्षर मिलेंगे, आरबीआई गवर्नर के। जबकि 1 रुपये का जो नोट है इस पर किसके हस्ताक्षर मिलते हैं, वित्त सचिव। किसके हस्ताक्षर मिलते हैं, वित्त सचिव। तो याद रखेंगे 1 रुपये के नोट को छोड़ करके बाकी जितने भी आपके नोट हैं उस पर किसके हस्ताक्षर मिलेंगे, वित्त सचिव। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख अर्जन पर क्या असर आपका पड़ेगा। आरबीआई से आपका संबंधित है, घट जाएगी, इनमें से कोई नहीं, कोई असर नहीं होगा या बढ़ जाएगी, इनमें से आपको बताना है। बताएंगे सभी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको याद रखना है क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें आप याद रखेंगे इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका, इसमें आपके 19 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इतने ही आप इसमें मॉक टेस्ट में कर लेंगे। तो आपका ये मॉक टेस्ट था और इसमें आपने अपना प्रदर्शन देखा कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें आपके सही किए, ठीक है। तो या इसमें आपके 19 क्वेश्चन थे। आगे जो आपका टेस्ट होगा उसमें आपको और एक आपका क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे देंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।